देहरादून में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले 84 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। हरक सिंह रावत के निशाने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी कर रही जांच। हरक सिंह रावत ने कहा, ईडी यह साबित कर दे कि मैंने 1 रुपए भी इधर से उधर किया। शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू करने की पोली डालकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया शुभारंभ। उद्घाटन में विधायक, प्रबंधक, किसान मौजूद रहे। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में लगी भयंकर आग से गैस सिलेंडर, गीजर और फ्रिज का कंप्रेसर फटा। बचाव कार्य में जुटे लोगों को आई चोटें। ऋषिकेश एम्स में बच्चों की हर बीमारी का एक छत के नीचे होगा इलाज। सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड बनकर हुआ तैयार। और पौड़ी के गांव में पशुओं में फैली भयंकर बीमारी। पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत। 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग को बीमारी का नहीं चल पाया अभी तक पता। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मंगलौर से अहम खबर है, जहां डीएम जिले के सभी विभागों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ब्लॉक नारसन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम कामेंद्र सिंह। इस दौरान डीएम के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने दस्तावेजों सहित कई रजिस्टर भी खंगाले हैं। नगर पालिका मंगलौर में भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। तो निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, डीएम ने दस्तावेजों सहित कई रजिस्टर भी खंगाले हैं। डीएम के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने दस्तावेजों सहित कई रजिस्टर भी खंगाले हैं। नगर पालिका मंगलौर में भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो मंगलौर से अहम खबर, डीएम जिले के सभी विभागों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ब्लॉक नारसन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। डीएम के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने दस्तावेजों सहित कई रजिस्टर भी खंगाले हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। देर शाम तक चली मतदान की प्रक्रिया शांति व्यवस्था के साथ कल संपन्न हुई। केदारनाथ उपचुनाव में 57.64% मतदान हुआ। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई हैं। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हो गया है। उपचुनाव में करीब 57% मतदान हुआ है। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई हैं। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। हालांकि भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रचने जा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के दावों को दरकिनार कर खुद की जीत का दावा कर रही है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पूर्ण परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया। और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी।
2022 अपेक्षा हमें ज़्यादा मतदान की थी, लेकिन अगर हम सारे वर्षों के मतदान को टटोलेंगे और औसत निकालेंगे तो लगभग 60% का मतदान हमेशा केदारनाथ विधानसभा में होता आया है। लेकिन जिस तरह का रोचक ये पूरा चुनाव था तो हमें पूरी अपेक्षा थी कि 65 से 70% के दरमियान रहेगा मतदान, उससे कम रहा, लेकिन निराशाजनक कतई नहीं है। ठीक ठाक मतदान इसको कहेंगे। और केदारनाथ की जनता क्योंकि बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और विवेकशील जनता है, जागरूक जनता है, सजग जनता है, और उसको पता है कि उसके साथ कब कब किसने अच्छा किया और कब कब किसने उसका अपमान किया। तो उसका जो आक्रोश है वो इस मतदान में फलीभूत होगा और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, मनोज रावत जी के पक्ष में होंगे, ऐसी मेरी बाबा केदार से प्रार्थना। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ का उपचुनाव कई मायने में खास है। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि भाजपा ने बिना देर के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जिलावार समीक्षा की गई। साथ ही संभावित प्रत्याशियों की पैनल पर भी मंथन किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए 15 चुनावी गारंटियां भी घोषित कर दी हैं। इसके तहत निकायों की खाली जमीनों पर स्मार्ट स्कूल और मुफ्त शिक्षा, हर 4-5 वार्ड के बीच एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। हमारी ये 15 गारंटी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम जन जन तक पहुँचेंगे, जनता की और भी समस्या को नोट करेंगे, जिस भी शहर की और भी समस्या होगी उसको भी हम गारंटी के साथ जोड़ेंगे। ये 15 गारंटी फिक्स नहीं होगी, ये हो सकता 50 गारंटी बन जाए, ये 75 गारंटी बन जाए। जहाँ की जो समस्या होगी वो इसके साथ और अटैच करेंगे। और दूसरा, हम घर घर जाके ये जनता को बताएंगे, जैसे हमने ये गारंटी घोषणा पत्र, अपना गारंटी पत्र दिया है, ऐसे उनके घोषणा पत्र हैं, और उनके घोषणा पत्र से उनसे जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछना, पुराने वाले घोषणा पत्र में आपने क्या काम करे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे कुछ साथी आज से 3 महीने मेरे को कह रहे थे संगठन नहीं है, आज मैं बता दूं, हमारा संगठन बिल्कुल वार्ड तक, बूथ तक पहुंच चुका है। कि हमारे प्रदेश में अभी नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसके लिए पार्टी के द्वारा पहले से ही पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। और आगे हमारे नगर निकाय क्षेत्र, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हों, उन पर हमारे जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रभारी हैं और वहाँ के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, उन सभी से प्रदेश नेतृत्व ने उनको यहाँ पर बुला करके अलग अलग उनसे जिला वाइज उनसे बैठकें उनके साथ कर रहे हैं कि कहाँ पर किस नगर निकाय में या किस उसमें कौन कहाँ पर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य प्रत्याशी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव साल भर पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन साल भर पहले चुनाव नहीं हुए और तारीख पर तारीख जनता को मिलती रही। माननीय हाईकोर्ट में सरकार लगातार झूठे हलफनामे दाखिल करती रही, फिर भी निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। अब अगर सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, अब उस तैयारियों में कितनी गंभीरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निकायों में चुनाव का सामना सरकार नहीं कर पा रही है, वो इसलिए कि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं। आप नालियों की खराब स्थिति देख सकते हैं, आप वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें अगर लगी हैं तो वो जल नहीं रही हैं, वो रिप्लेस भी नहीं हो रही हैं। नए पार्क नहीं बने, पुराने पार्कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बिल्कुल चरमराया हुआ है और साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए जनाक्रोश है और जनाक्रोश को भांप के ही लगातार निकाय के चुनाव सरकार टालती रही है। अब देखते हैं सरकार इस बार अपने वादे पे खरा उतरती है या नहीं उतरती।
कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। एक ओर जहां सबकी निगाहें 23 नवंबर को केदारनाथ के परिणाम पर टिक गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस दिसंबर में निकाय चुनाव किसी भी स्थिति में कराने का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के चलते निकाय चुनाव को टाला गया था? क्या आपकी गारंटी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी कमाल दिखा पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले किसानों ने रुड़की के रामनगर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला प्रभारी मुस्सिर आलम ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों का जानबूझकर शोषण किया जा रहा है। पिछले साल हरजोली झोझा में एक किसान के घर पर विद्युत विभाग द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसका जुर्माना किसान ने जमा कर दिया था। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसान के नाम पर 2 बार जुर्माना कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और निराधार है, जिसकी शिकायत तहसील दिवस में भी जिलाधिकारी के सामने की गई थी। इकट्ठा हुई है। ये धरना तो एक दिवसीय था। अगर हमारी मांगें नहीं माननी जाती तो फिर इसकी निश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी जाएगी। आज किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को बहुत परेशान करा जा रहा है। ये जो एसडीओ है बहुत बेईमान है। एसडीओ किसानों का उत्पीड़न बहुत जारी है। हम आन के एसडीओ साहब से मिले, उसने हमें ये बोला कि मेरे बस का नहीं है, ये मैं इसे निपटा नहीं सकता। हमें उन्हें स्पष्ट मनाही करी जिलाधिकारी के भी कहने के बावजूद। हरजोली गांव का, मेरा नाम शाहनवाज सनोफ इस्लाम। क्या मसला है? मसला है जी, मेरे यहाँ इन्होंने छापा मारा और छापा मार को इन्होंने 2 नोटिस कर दिए। एक नोटिस गलत आ गया, उन्होंने ही फाड़ को फेंक दिया। एक्शन साहब ने कह लगा ये कुछ नहीं आया, इसमें सुनोप नहीं है। अगर इसमें सुनोप नहीं आया, जिसमें सुनोप हो ये ठीक हो। तो वो जी जब वो कम हो के आ गया, हमने उसे जमा कर दिया। तो 1 साल के बाद मैं यहाँ आता हूँ, मेरे मीटर में जुड़ को आया वो। ये संगठन भारतीय किसान यूनियन तोमर है और मसला ये था कि 5/1/2022 में एसडीओ वीरेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा व जीआई सतीश कुमार के द्वारा ग्राम हरजोली जोजा में एक छापेमारी की गई थी, जिसमें इस्लाम सुल्तान के घर जो छापेमारी करी गई थी, उसमें विभाग द्वारा जो उसे नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में उसने जो उसके पास जुर्माना लगा था, वो जुर्माना उसने यहाँ पे जमा करा दिया और यहाँ से विभाग से रसीद ले ली थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के अंबर तालाब में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग की घटना सामने आई। बताया गया कि आग लगने के कारण गैस सिलेंडर, गीजर और फ्रिज का कंप्रेसर फट गया है। इस दौरान बचाव कार्य में लगे लोगों को हल्की चोटें भी आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि अंबरताल मोहल्ले में मनीष सिंह एडवोकेट के घर में दोपहर में अचानक से आग लग गई। आग का धुआं उठता देख स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहीं घर में पहली मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान घर में रखा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से बचाव में लगे पड़ोस के कुछ लोग जो थे वो घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी पाकर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पर यहाँ पे आग लगी, 245 ब्लास्ट हुए थे। 2 सिलेंडर रहते हैं। मनीष जी का घर है, मनीष सिंह जी का, ठीक है ना, उनके घर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये 245 पर जब मैंने देखा यहाँ पे आग लगी तो तब तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। तो हम लोग छत पे गए। मोहल्ले के लड़के जावेद हैं और 2-3 लड़कों का नाम और बताया उन्होंने बाल्टी से भर के पानी वहाँ डाला। कंप्रेसर के ऊपर आग लगी थी, पहले सिलेंडर में, फिर से एसी कंप्रेसर में आग लग गई। एसी का कंप्रेसर में पानी डाल लेते ब्लास्ट, एसी का कंप्रेसर फटा, तो बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ उससे। और वहाँ से शेखर वाली गली में मैंने देखा, मैं अपने रूम में था, एक ब्लास्ट हुआ बहुत तेज। मैं बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई थी करीब के हाउस में। तो फिर अंदर आया, बाहर ये देखा, सब लोग बाहर निकाल लेते, मदद कर रहे थे एक दूसरे की, सब उनको बाहर निकाला गया। और उसके बाद हम भी ऊपर गए तो हमने देखा कि एकदम से एक ब्लास्ट हुआ और वो पता नहीं कंप्रेसर फटा या कोई सिलेंडर फटा है। इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है। तो हाँ, ये उससे पहले एक आध ब्लास्ट और हो चुका था। मैं सबसे पहले तो मोहल्ले वालों के जज्बे को सलाम करते हैं कि भाई मोहल्ले वालों ने सबने एकदम से आ करके लोगों की मदद करी, निकाला। और जब मैं पहुंचा तब जो है ये वाली गाड़ी का पानी खत्म हो चुका था, दूसरी गाड़ी बुलवा रखी थी इन्होंने। ऐसे ही चंद्र प्रकाश बाटा जी भी बहुत भागे और जो हमारे चारों भाई, ये सब लोग जो है मोहल्ले के जितने भी लोग हैं
इन्होंने सबने बढ़ चढ़ के मदद करी है, प्रशासन ने आके अपना काम बाद में पूरा कर दिया। ये पश्चिम अमरतला, मेरा घर भी 10 कदम की दूरी पे है। हम सभी लोग पहले शादी में थे, उसके बाद चंद्रशेखर जाटव जी की माता जी का निधन हो गया था। वहाँ जैसे पता लगा पूरा जाटव मोहल्ला, पूरा मोहल्ला सारा जी जितने लोग हैं सब लोग सहभागी हैं इसमें, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सबने मिल करके यहाँ पे घर को सुरक्षित रखा। घर के सभी लोगों को बाहर निकाला और घर के अंदर जो है जो गीजर था वो फटा, उसके बाद एसी फटा और 2 सिलेंडर फटे, एक छोटा सिलेंडर फटा। 2 सिलेंडर जो है दूसरी किचन में थे और ये घर में आम बात है, सबके घर में 2-2 3-3 सिलेंडर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अक्सर सर्दियों के आते ही दिल के दौरे के मामले तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले आखिर क्यों बढ़ जाते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में ठंड के कारण आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कि इस समय जाड़े का मौसम चालू हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है, हृदय रोगों के लिए ये बड़ा नुकसानदायक मौसम होता है, क्योंकि जाड़े में शरीर की कुछ इस तरह की फिजियोलॉजी होती है कि बॉडी हीट लॉस को जाड़ों में गर्मी बॉडी में बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की जो वेसल्स होती है, नसें होती है, वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, जिससे अंदर हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो बॉडी के लिए तो हीट प्रोटेक्ट होती है, लेकिन इसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो जितने हमारे हार्ट के, जिनका हार्ट वीक होता है, हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं, इन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसमें हम यही बताते हैं पेशेंटों को कि भाई जब वहाँ जाड़े की शुरुआत हो, आप अपना ट्रीटमेंट एक बार फिर से मॉडिफाई करवा लें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर विकासखंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, समीक्षा के दौरान सीडीओ संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से नाराज नजर आई। बैठक में सम्मिलित हुए अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट में लक्सर विकासखंड सबसे पीछे रहे जब हमने सीडीओ से पूछा कि लक्सर विकासखंड विकास कार्यों में सबसे पीछे नजर क्यों आ रहा है, ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, राज्य की स्कीम चल रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एनआरएलएम की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को, और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया है। चीज़ तो यही है कि पहले तो सचेत किया जाएगा, चेतावनी दी गई है कि ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद भी अगर ऐसी कार्य की स्थिति बनी रहती तो ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की है। खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से ये बताने को कहा कि रोड चौड़ीकरण के मानक क्या थे, उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। याचिका काफ़ी समय से माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो कि हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है, जिसकी जद में कई लोग ऐसे जिनके पास में भूमिधरी श्रेणी 1 को की है, कई लोग के पास फ्री होल्ड है, और कुछ नगर निगम के जो किराएदार हैं उनकी वहाँ पर दुकानें हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष आज एक बार पुनः बहस हुई, और माननीय न्यायालय ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो कि दूसरे पक्ष को पढ़ के आने के लिए कहा, तथा यह भी कहा कि चौड़ीकरण के क्या मानक और क्या आधार हैं, तथा ये चौड़ीकरण की एक्सरसाइज करने से पहले क्या सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी उससे पहले पूरी कर ली गई है, या सीधे इस तरह के नोटिस लोगों में दे दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ करने में गन्ने की पोली डालकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मिल में गन्ना लेकर आए किसानों को साल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ मिल प्रबंधक डीपी सिंह, क्षेत्र के तमाम किसान और भाजपा नेताओं ने शिरकत की। गन्ने मिल में गन्ने की सप्लाई करने वाले गन्ना किसानों को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला और देहरादून क्षेत्र में गन्ने की अच्छी फसल होती है और उच्च क्वालिटी का गन्ना बोकर किसान अपनी आय में इजाफा करते हैं। हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन की हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने पिछले वर्ष का जो गन्ना मूल्य था उसका पूरा भुगतान किया है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, किसानों के प्रति हमेशा एक गंभीरता उसने दिखाई है। और वैसे तो मैं कह सकता हूँ, चाहे किसान हूँ, चाहे कर्मचारी हूँ, चाहे जनता हो, सभी के हित में हमारी ये सरकार काम कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछले वर्ष 22.5 लाख कुंटल गन्ने का पेराई यहाँ पे हुई थी, इस बार का लक्ष्य 30 लाख कुंटल गन्ने के पेराई का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का आज से शुभारंभ हो चुका है, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस के दौरान आपको बता, विरोध के दौरान कांग्रेस से जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि पेराई सत्र का उद्घाटन तो हो चुका है, मगर सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि कांग्रेस लगातार किसानों की आवाज उठा रही है और गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने टाउनशिप आंदोलन में किसानों पर किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाने की मांग की है, जिसको लेकर मिल गेट पर किसानों व कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। हर साल पेराई सत्र शुरू किया जाता है, मगर गन्ना मूल्य हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या मिलेगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 500 रुपये का रेट तय किया जाए किसानों के लिए। और आधा सीजन बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी पर्ची में 000 लिखा हुआ आता है। तो गन्ना मूल्य तुरंत घोषित किया जाना चाहिए, 500 रुपये की हमारी मांग है। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि अभी पूरे डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा। सड़क पर किसान कई दिन निकले और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने की वजह से किसानों पर केस दर्ज किया गया और हम लोग जमानतें करा रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं। तो इतना बुरा हाल डोईवाला क्षेत्र में है। हमारी मांग है कि झूठे मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे ये किसानों पे किए गए हैं, वो तुरंत वापस लिए जाएं। देखिए, ये निश्चित रूप से जब आज सत्र है तो कम से कम इन्होंने कुछ समय पहले एक गन्ने का रेट फिक्स होना चाहिए था। और आज की महंगाई को देखते हुए जो डीजल का रेट है, जो खाद वगैरह जो पड़ती है, जो लेबर का वो है, मेरे हिसाब से 700 के आसपास ही गन्ना अगर उसका रेट तय होगा तभी किसान को पड़ता खाएगा। और आज जो ये प्लॉटिंग हो रही है, मुख्य कारण यही है कि गन्ने इनका फसल का रेट नहीं बढ़ रहा है। और एक टीचर की तनख्वाह वो आज 1.25 लाख से ऊपर है। जो आज की डेट में कोई रिटायर अगर टीचर होता है तो उसकी 60,000 रुपये पेंशन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से वहां के रहने वाले लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। जिसके क्रम में दिल्ली में अब प्रवेश करने वाली प्रदूषण युक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद अब विभिन्न स्थानों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस क्रम में रामनगर डिपो से भी हर रोज यात्रियों को लेकर रामनगर से दिल्ली जाने वाली 16 बसें दिल्ली में प्रतिबंधित कर दी गई हैं। सर, यूरो 3, यूरो 4, 6 जो डीजल वाली गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, वो सारी बंद कर दी गई हैं। अब दिल्ली सरकार की मांग है कि सीएनजी गाड़ी और BS6 गाड़ी दिल्ली में चलाई जाए, और जिनकी हमारे पास अभी इतनी उपलब्धता नहीं है। रामनगर डिपो में कम गाड़ियाँ हैं हमारे। तो रामनगर डिपो में करीब कितनी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बंद कर दी गई हैं? कम से कम 20-22 गाड़ियाँ हमारे से जो बंद हो चुकी है। वो कहाँ चल रही हैं? वो लोकली चल रही, कोई हरिद्वार, कोई हल्द्वानी, ऐसे लोकली भेज रहे हैं उनको। सर, दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के लिए ही रोक नहीं लगा रखी है, बल्कि प्रदूषण युक्त जितनी भी बसें हैं, प्रदूषण वाली बसें जो भी हैं, जैसे BS3, BS4, उन सभी बसों पर रोक लगा रखी है। और उत्तराखंड में BS3, BS4 की रोडवेज में बसें ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, और तो BS3, BS4 रोक दी गई हैं। जो हमारे पास CNG और BS6 की गाड़ियाँ हैं, उनको हम यात्री की सुविधा के लिए चला रहे हैं।